अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कराची को हमेशा कहा जाता है कि ये माशी हब है, तिजारती हब है। कराची पाकिस्तान का एक साहिली शहर है। कराची पाकिस्तान को पालता है। कराची पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है और कराची रोशनियों का शहर है। पता नहीं क्या क्या हम कुछ कहते हैं, लेकिन क्या अब अपने दिल पे हाथ रख के सोचें तो क्या कहे ऐसा है? ये सिर्फ लिखने की हद तक, बोलने की हद तक तो हमें महसूस होता है, लेकिन कराची शहर की जो अमली इक़दाम हमें नजर आते हैं उससे तो ये महसूस होता है कि कराची को लावारिस छोड़ दिया गया है। कराची एक यतीम शहर है। गो के 1971 में जब इसे सिंध में शामिल किया गया तो उस पर भी एक बहुत ज़्यादा जो है लोगों की जानिब से एतराज़ात है कि रेफरेंडम नहीं हुआ और बिना किसी मर्जी के अवाम के इसे सिंध में शामिल किया गया। और सिंध जो है इस शहर से चूंकि उसे वोट नहीं मिलता थी, जिसकी वजह से इस शहर की तरक्की की जानिब वो उनकी तवज्जो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब अगर हमारा दिल अगर थोड़ा दुखता है या हमारे दिल में थोड़ी सी अगर कसक होती है तो सिर्फ इस बात की होती है कि इस शहर के करता धरता जो 30 बरस तक इस शहर पर हुक्मरानी करते रहे, उन्होंने अपने दौर में कराची शहर के बुनियादी मसाइल को ख़त्म करने के लिए कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं किए जिससे कि मसाइल कम हो, बल्कि इस 30 वर्षों में मसाइल बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। कराची के शहरियों ने इन्हीं मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए शहर में जब 218 में इलेक्शन हुआ कौमी असम्बली का, तो इस कौमी असम्बली में इस शहर की बागडोर एक नए पार्टी यानी तहरीक इंसाफ के हाथों में दी और तकरीबन कराची शहर की सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली MNA और मेंबर कौमी असम्बली की जो सीटें थीं वो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की थी। और तहरीक इंसाफ को यह मौका दिया गया कि जो कुछ माजी में हुकूमतों ने किया इस शहर के साथ वो उसका मदावा करें। और अवाम कराची के शहरी अवाम वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। गो के तकरीबन 2.25 इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, वादे बहुत किए गए। गुज़श्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर ने कराची शहर की तरक्की के लिए 11 अरब रुपए से ज़ायद का जो है वो बजट भी पेश किया तरक्याती पर, जो 3 साल में इसे काबिल अमल बनाया जाएगा। हम इन्हीं सब बातों पर देखेंगे कि आज इस प्रोग्राम के दरहकीकत में कि इसके पस मंज़र में क्या है, और इसी चीज़ को मालूम करने के लिए हम मालूम करेंगे हमारे साथ इस वक्त जो इस प्रोग्राम की जीनत बख्शा है जिस मेहमान ने, उनसे मैं आपको तारुफ कराता चलूँ कि मेरे मेहमान हैं आज, सिंगल मेहमान है मेरे, और वो हैं नजीब हारून साहब। ये हैं मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनके सप्लीमेंट्री भी बहुत सारे इनके अपने तारुफ है। मैं चाहता हूँ कि इनके वो तमाम तारुफ आपसे मैं करवाता चलूँ। नेचुरली बुनियादी तौर पे कि ये इंजीनियर हैं और सिविल में ये इंजीनियर हैं, इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, इन्होंने MNA भी हैं PTI के। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है जो मैं आज आपको बता दूँ कि पाकिस्तान में वैसे भी टैक्स देने का रुझान बहुत कम है, चाहे वो हमारा अमीर तबका हो, चाहे वो हमारा गरीब तबका हो, चाहे वो दरमियानी तबका हो। लेकिन नजीब हारून साहब जो टैक्स की डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वालों पे 32वां नंबर इनका आता है। तो यकीनी तौर पर हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना टैक्स ये देते हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए, जो कि बहुत ही काबिल तहसीन इक़दाम है। नजीब साहब के आप पाकिस्तान के एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते सब कुछ करते हैं। इसके अलावा हाउसिंग एंड वर्क्स की जो सब कमेटी है कौमी असम्बली की, उसके ये चेयरमैन भी हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से कराची के अंदर जो भी मेगा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की निगरानी जो भी करने के लिए जो भी कमेटी कायम हुई, जो भी सिलसिला हुआ, उसके ये फोकल पर्सन भी हैं। तो आज हम इंजीनियर नजीब हारून साहब से कराची की तरक्यात के हवाले से, सूबाई हुकूमत की तो सब रोना रोते ही हैं कि उन्होंने कराची की तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन कौमी वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए क्या कुछ किया उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट पर बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हब मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी, मुल्क का साहिली शहर, मिनी पाकिस्तान, रोशनियों का शहर, और ना जाने क्या कुछ इस शहर की तारीफ में हम कहते हैं। लेकिन अफसोस की ये बातें सिर्फ कहने की हद तक रह गई हैं। आज भी ये शहर मुल्क के खजाने में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जमा करवाता है। यही शहर मुल्क से आए हुए हजारों लाखों आवाम को रोजगार मुहैया करता है। लेकिन इस शहर की हालत देखते हुए कोई जी होश शख्स यकीन नहीं कर सकता सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत दोनों ही अपने अपने सियासी चपलिश में इस शहर से इंतकाम लेते हैं। रही बात इस शहर के सियासतदानों की, तो वो
30 बरस से ज्यादा इस शहर पर हुक्मरानी करते रहे, लेकिन मसाइल जूं के तू हैं। अब वफाकी हुकूमत ने पहली बार इस शहर की तरक्की के लिए 1100 अरब रुपए से जायद का तरक्काती पैकेज मंजूर किया है, जिसका दौरानिया 3 बरस की मुद्दत है, जिसकी तकमील के लिए बाकायदा एक कमेटी कायम की गई है, जबकि हनोज अब तक कोई अमली इक़दाम नजर नहीं आया है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा हम हाजिर हैं इस प्रोग्राम में। और अपने इंट्रो में जो मैंने बात की थी कि नजीब हारून साहब जो कि मेंबर कौमी असेंबली है, इसके अलावा चेयरमैन है या हाउसिंग एंड वर्क्स के सब कमेटी के कब्राए कौमी असेंबली के, इसके अलावा इंजीनियर भी हैं और कराची में फोकल पर्सन भी हैं वफाक के जितने भी प्रोजेक्ट हैं। नजीब साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया। क्या कहेंगे कराची शहर की जो अपनी सूरत हाल है? आप तो एक सिविल इंजीनियर भी हैं। मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि मुझसे ये एक आम आवाम से ज़्यादा इसकी जो बारीकियां हैं, जो पेचीदियां हैं, वो ज़्यादा जानते होंगे। तो ये जो मर्ज बढ़ गया है कराची शहर का, इसका मदावा क्या है? देखिए, बाजी का रोना तो हम रोज़ सुनते ही रहे हैं, और हमें जैसे गाड़ी हम आगे देख के चलाते हैं, अगर पीछे देख देख के गाड़ी चलाएं तो और एक्सीडेंट्स होंगे। तो मेरी सोच तो यही है कि जो गुजर गया सो गुजर गया, उसको हम सब ने अपने अपने अंदाज में देखा और उस पर तबसरा किया, और जो जो भी हमने सोचा कि उसके जिम्मेदारान थे। लेकिन ये एक जो आफत आई थी, जो बारिश हुई, रिकॉर्ड बारिश हुई, उसके बाद जिस तरीके से पूरा कराची डूबा, सभी हम अपनी अपनी जगह के ऊपर शर्मसार हुए। क्योंकि कराची की जो भी आपने अभी नक्शा खींचा और जो इसका माजी और जो इसकी तारीख है, वो एक तरीके से बिल्कुल उसमें बह गया, कोई भी चीज़ यानी खड़ी नहीं रही। और जो पॉश तरीन इलाका था वो भी डूबा हुआ था, और जो लो लाइंग एरियाज होते हैं वो नाले, वो अच्छा। अब इसके ऊपर एक सर जोड़ के बैठने का मौका मिला मरकज़ी हुकूमत को भी, सूबाई हुकूमत को भी, और जो बल्दियात का भी उस वक्त हुकूमत क्लोजिंग के ऊपर थी, उसके अंदर लोग जो फैसला साजी में लोग मैटर करते हैं, और उसमें फ़ौज भी शामिल हुई, क्योंकि NDMA को बुलाया गया, डिजास्टर था, आफतज़दा चीफ मिनिस्टर साहब ने। लेकिन एज ए सिविल इंजीनियर आप नहीं समझते कि कितनी बड़ी अफसोस की बात है कि फौज को बुलाया जा रहा है नाले की सफाई के लिए? अच्छा, अब ये इसमें तो मैंने बताया कि सारी ही बातें अफसोस की हैं। क्योंकि एक होता है ना कि जैसे वो कि क्या है कि है ना कि इतना दर्द बढ़ा या इतने गम पड़े कि वो मुश्किलें पड़ी कि वो आसान हो गई, कि वो आप देखें तो एवरीथिंग फेल्ड। और ये सारा का सारा जो है, अगर आप देखें कि जैसे मेडिकल इमरजेंसी होती है, उसमें एक मरीज़ अस्पताल में आता है कि उसकी कोई आंख फूट गई है, कि हाथ टूट गया है, कि टांग का कोई नुकसान हो गया है, तो वो फिर उसकी प्रायोरिटी वाइज कि उसके दिल को रवा रखा जाए, पहले तो उसको जिंदा रखा जाए ना, फिर उसकी आंख का भी कुछ हो जाएगा, लेकिन हड्डियां भी जुड़ जाएंगी। तो इसी तरीके से ये एक अपॉर्चुनिटी मैं इसके अंदर देखता था, अभी भी देखता हूँ, पुरुमीद हूँ कि एक बेड के एक 1100 प्लस अरब रुपए का बना, कतई नज़र इसके क्योंकि वो पैसे मरकज के हैं कि सूबे के हैं कि ग्रांड वर्क, यानी लेकिन वो पाकिस्तान के पैसे हैं। उन सारे नोटों पे कायदे आज़म की तस्वीर होगी, है ना, और पाकिस्तान के रेवेन्यू से हासिल शुदा है। और अगर कहीं से अगर वर्ल्ड बैंक या ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, सारे पैसे सियासतदानों की जेबों में भी, उस पे भी कायदे आज़म की तस्वीर है। अच्छा, अब उसमें क्या चीज़ था कि फिर भी मेरा इसके अंदर सोच यही है कि एक अंग्रेजी की बड़ी पुरानी कहावत है कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो दूध जमीन पे गिर गया, छलक गया, अब या तो आप इस पे मातम करते रहें, और जो आज दूध बच गया है या जो कल दूध गाय देगी उसकी हिफाजत की जाए। ये मेरी सोच है कि वजह। और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने और आपने देखा कि बिल्ली दूध पी गई, अब मैं और आप जब पहुंचे बिल्ली निकल गई। अब या तो हम बिल्ली के पीछे भागते रहें या बाकी दूध बेचाएं, या जो दूध वहां पर कल जो दूध आएगा उसको पुराने ज़माने में वो छीके पे काटते थे कि बिल्ली भी ना पहुंच सके सुबह सुबह दूध वाले। सो हमें वो सिस्टम को डिज़ाइन करना है, क्योंकि अब हमको इस पे तो हमारी राय दो हो सकती हैं कि चोर कौन है कौन नहीं है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर चोरी हुई है।
पाकिस्तान के वसाइल, पाकिस्तान के जो आज बढ़े हुए मसाइल हैं, वो इस वजह से हैं कि ऐसे ही है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी मेहनत का या पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो कुछ कमा के ला के किसी जगह डाले, वो एक छन्नी में डाल दिया। छन्नी में से हर चीज़ बह के जहाँ भी निकल गई। उसमें कई राय हो सकती हैं कि वो इंग्लैंड गई, कि पनामा गई, कि दुबई गई, कि अमेरिका गई, लेकिन वो छन्नी में नहीं बचा, पाकिस्तान में नहीं बचा। तो हमें वो छन्नी के सुराख ही बंद करने हैं ना, या हमें सिर्फ ये देखना है कि वो, अब जो आपकी बात है तो इसमें ये 1100 अरब रुपए का ऊपर जो, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये बता, बाकी बात तो मौजूद के साथ मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि 1100 अरब रुपए से ज्यादा अगर वफाक ने कराची को बजट दिया जी, ये आप कह रहे हैं कि इसको छोड़ दें कि 800 अरब सूबाई हुकूमत कहती है, 300 अरब वो कहते हैं, वो अलग बात है। हाँ। लेकिन क्या अगर ये बारिश नहीं होती, क्या ये बारिश नहीं होती या तबाही नहीं होती, हाँ, तो क्या वफाक फिर भी कराची को इतना बड़ा बजट देता? मैं समझता हूँ नहीं, इतनी तवज्जो नहीं थी। मतलब यानी ये जरूर था कि हम पैच वर्क कर रहे थे। पैच वर्क का मतलब वो पेवंदकारी कर रहे थे। मतलब 2 साल का अरसा बीत गया, 2 साल के बाद वफाक को ख्याल आता है। बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब पहली दफ़ा पीटीआई इक़्तिदार में आई, कराची की अहमियत तो बहुत वाज़ेह थी कि यहाँ पे इत्मीनान किया नहीं, और भरपूर किया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि कराची एक अरसे के बाद, कोई 30 साल के बाद मेन स्ट्रीम में, मेन धारे में आई, और कराची के लोगों की तवक्कुआत मरकज से जुड़ गई, बजाय इसके कि वो ये था कि लोकली अपने वो जो था छोटी छोटी 1.5 इंच की मस्जिद वाली बात, तो वो एक धारे में, तो उस तवक्कुआत को, और फिर ये बिल्कुल ऐसे ही है कराची में अगर हम कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो जो इंजन पूरी ट्रेन के 100 डिब्बों को खींचता है, ठीक है ना, उस इंजन का अगर हॉर्स पावर बढ़ता है, उसकी ताकत बढ़ती है, अगर वो रवा रहता है, ठीक है ना, और तो वो हम सारी चढ़ाई चढ़ पाते हैं जो मनाजिल हमें गैर तरक्की याफ्ता मुल्क या तरक्की पजीर मुल्क की मनाजिल को तय करते हुए हमने तरक्की याफ्ता तक पहुंचना है। क्योंकि कराची तो एक हरावल दस्ता है ना रेवेन्यूज के लिहाज से। लेकिन बहरहाल ये कि नजीब हारून साहब के वफाक हो या सूबाई हुकूमत हो, वफाक और सूबाई हुकूमत कराची की तरक्की या हम सिंध की तरक्की की जानिब थोड़ा सा जो है वो मतलब हील हो जैसे काम लेते हैं, थोड़ा डिले होता है, थोड़ा आराम से काम लेते हैं, फौरी तौर पे काम शुरू नहीं होता। नासिर, यहाँ पर हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। नजीब हारून साहब से हम कराची की जो तरक्की के हवाले से जो मनसूबाबंदी है, जो भी इसकी तफसीलात है, उसमें भी गुफ्तगू करेंगे, और कुछ हम टेलीफोन कॉल्स पे जो है सनतकारों के भी तहफ़्फ़ुज़ात को भी सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं, और प्रोग्राम दर हकीकत में आज नजीब हारून साहब जो कि मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाउसिंग एंड वर्क्स की सब कमेटी कौमी असम्बली की जो उसके चेयरमैन भी हैं, और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो मेगा प्रोजेक्ट कराची में शुरू हैं उसके फोकल पर्सन भी हैं। तो हम अपनी उस पर आते हैं कि मौजू की तरफ के क्या क्या काम है जो मरकज़ी हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट करा रही है। जब ये मरकज़ी हुकूमत ने पूरा उसका जो जायज़ा लेके और सारी इनपुट लिए तो 6 काम आइडेंटिफाई हुए। अच्छा। जो किसी भी शहर के, नंबर 1, कहीं भी जिंदगी के लिए पानी की अहमियत है, और जैसे ही पानी आया तो उसमें से 75-80% पानी वापस निकास में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है ना, लाइनों में, ठीक है, सीवेज का निज़ाम के अंदर, और उसका ट्रीटमेंट। 2 चीज़ें हो गई, पानी और ये दोनों एक चोली दामन का साथ। तीसरी चीज़ सॉलिड वेस्ट यानी कचरा, गार्बेज, ये रोज़, और अब जिस तरह से ज़िंदगी तब्दील हुई है, चाहे वो ये टिश्यू पेपर हो, चाहे ये बोतलें हों, हर चीज़ गार्बेज, अब पहले अगर एक घर से इतना निकलता था तो अब इतना निकलता है। लाइफस्टाइल, प्लास्टिक की थैलियां हुई और लाइफस्टाइल की तब्दीली की वजह से, तो वो भी एक चीज़ है जिसको मैंने आपसे कहा कि सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट। और जो एक चीज़ बहुत ही अहमियत की हामिल है वो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज, यानी बिल्कुल ऐसा है कि बारिश चाहे साल में 2 मरतबा हो या 5 मरतबा हो, लेकिन जब होगी तो वो पानी हर तरफ से इतना आएगा इन कैचमेंट एरिया के लिहाज से कि उसको सैलाब से बचने के लिए उसको अलग एक पैरेलल सिस्टम, क्योंकि ये साफ पानी है बारिश का, अगर हम इसमें गड़बड़ ना करें सीवेज भी तो उसको जमा करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो एक तरह का वसाइल हैं। उसके बाद आ जाइए ट्रांसपोर्ट, जो हर आदमी की इज्जत नफ्स अगर ये डिमांड करती है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो भी जहां जाना चाह रहा है, काम की जगह, वापस घर, कहीं भी, एक सीट उसको
मिलनी चाहिए। इज्जत वो बजाय वैन या बस की छत पे बैठा हुआ है या लटका हुआ है, जहां पर उसकी इज्जत नफ्स को आप मलियामेट कर देते हैं, ठीक है ना। और आखिरी बात कि ये मास ट्रांजिट का निज़ाम चलने के लिए, ये गाड़ियां चलने के लिए, मोटरसाइकिल चलने के लिए सड़कें, ये 6 चीजें जब आइडेंटिफाई हुई। इसमें वो चीज नहीं है, इसमें सर्कुलर रेलवे नहीं है। नहीं, सर्कुलर रेलवे मास ट्रांजिट में आ गई ना। अच्छा, मास ट्रांजिट में सर्कुलर रेलवे भी आ गई और फ्रेट कॉरिडोर, क्योंकि कराची की सड़कों का ज्यादा बड़ा बेड़ा गर्क जो हुआ है वो पोर्ट से लेके और सुपर हाईवे तक, जब वो पूरे जो हमारे ट्रेलर्स और ट्रॉलर्स और ट्रेलर्स और वो सारे जब जाते हैं, तो वो आम जो शहर के अंदर की सड़कें हैं वो उस वजन के लिए नहीं डिजाइन है। मेरे साथ अभी लाइन पे मौजूद है सिराज कासिम तेली साहब, जनाब, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और बिजनेसमैन ग्रुप के सरकर्दा हैं। तो हम इनसे थोड़ा सा इनसे भी तफसीलात ले लेते हैं ताकि बात करने में आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सराज साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सराज साहब, नजीब हारून साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ मौजूद हैं, और जो भी मेगा प्रोजेक्ट है कराची के अंदर उसके फोकस पर्सन भी हैं प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। आप क्या कहना चाहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इसलिए कि सबसे ज़्यादा इस शहर में अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो सिराज कासिम तेली की आवाज़ रही। अस्सलाम वालेकुम सिराज भाई। वालेकुम सलाम नजीब भाई, वेलकम बैक। वेलकम बैक। मेरे आप के आने से थोड़ा सा हमारा फायदा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, मुझे सिर्फ 2 बातें करनी है। एक तो ये जो 1100 का पैकेज है कराची जैसे शहर के लिए बहुत छोटा है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। और फिर ये मुराद अली शाह साहब की मैं बातें सुन रहा था 2 दिन पहले, इसमें ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स भी है बहुत सारे। चलो ठीक है, जो है गुड है। अब मेरी रिक्वेस्ट है दोनों हुकूमतों से कि इसको 3 साल की बजाय इसको कम अज कम 1 साल पे या 1.5 साल पे ले आओ, मेहरबानी। इसकी वजह ये है कि 3 साल बहुत बड़ा अरसा होता है और रोज का 1 अरब रुपया बनता है, उस हिसाब से तो बहुत कम है। वैसे ही शहर में मसले मसाइल बहुत हैं। तो दूसरी बात ये है कि रोड जो मेन मसला है ना, वो रोडों का है। मैं भी सुन रहा था, आप भी बातें कर रहे थे कि रोडों का मसला, मेन रोड है शारा फैसल वगैरह तो इन्होंने बना दिया है, मगर आप गलियों में जहाँ भी चले जाओ या 7 इंडस्ट्रियल जोन्स में किसी जगह पे भी चले जाओ तो ऐसे रोड है जो जीपेबल नहीं है। तो उसके लिए ज़्यादा फोकस होना चाहिए सबका रोडों पे, ताकि रोड के लिंक से हर चीज़ चलती है। और उसमें एक तो बड़ी बात यह है कि चलो मुराद अली शाह साहब ने एक काम तो और किया है कि साइट इंडस्ट्रियल जोन के लिए 1 अरब रुपया अलग बात की है, और वो उसके लिए काम शुरू होने वाला है। हमारे कमेटी में मेंबर भी है, मगर वो भी 3 साल की बातें कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी हो जाए। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि ये जो 1100 अरब का जो पैकेज है, इसमें एक तो पॉलिटिकल लोगों की कमेटी है जो भी है ऊपर है, इसके बाद एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है। मैंने 2-3 दफा कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में चैम्बर का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ताकि वो मॉनिटर भी करे, हेड भी करे और देखे भी, सीखे भी। मगर मैंने सुना ये है कि कोई और एक कमेटी ये लोग बना रहे हैं जिसमें सिर्फ बिजनेसमैनों की या कोई कहते हैं डिस्कशन के लिए एडवाइजरी टाइप की कमेटी, उसमें बिजनेसमैनों को डालेंगे जो सिर्फ बातें करके घर चले जाएंगे, तो वो तो सही नहीं है, वो ठीक होना चाहिए। और एक बात जो आखिरी में करूँगा वो ये है कि जो अभी नजीब साहब बात कर रहे थे कि पोर्ट की ट्रैफिक शहरों से जाती है हाईवे पे और रोडों को बड़ा खाना खराब करते हैं, वो बात सही है। तो मैं नजीब साहब को एक बात बताना चाहता हूँ और आज के प्रोग्राम के जरिए, वो ये है कि जो है ना मलिर ये बिहारी एक्सप्रेस वे, ये जब बनना शुरू हुआ था 94 में, पहली दफा प्लान हुआ, बना शुरू हुआ, मैं साइट का चेयरमैन था, बेनजीर की हुकूमत थी। ये एक्चुअली प्लान बना है और बना है, और इसका जो स्ट्रक्चर बनना था और बना वो इसलिए था कि सारी हेवी ट्रैफिक पोर्ट से डायरेक्ट हाईवे पे चली जाए, इसमें ये इसका मकसद था। और बाद में जब ये बन गया तो इसका एक टुकड़ा तो रह गया था जो अभी रिसेंटली पूरा हुआ है, मगर इसको ब्यूरोक्रेसी ने और सबने मिल के कह दिया कि भाई ये तो वो लोड बियरिंग टाइप का नहीं है, वो लोड नहीं उठा सकता, कि हैवी ट्रैफिक नहीं चाहिए जा सकती,
सिर्फ कार चलती है इसमें। तो मैं नजीब साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा और मुराद अली साहब से करूंगा कि भाई जरा इसका रिकॉर्ड निकलवाए, इसके स्ट्रक्चरल इंजीनियरों को। नहीं, इसमें सराज साहब बात ये है कि अगर हम बात करते हैं कि हेवी ट्रैफिक की बात करते हैं, तो वो जो नॉर्दर्न बाईपास बना, नॉर्दर्न बाईपास जो बना था वो तो नेचुरली हेवी ट्रैफिक के लिए बना था कि जो हाईवे पे जाकर गिरता है, तो वो नॉर्दर्न बाईपास क्यों इस्तेमाल हो रहा है? वो भी समझा देता हूँ। नॉर्दर्न और सदर्न बाईपास भी थे ना, वो टेम्पररी, वो तो इन्हीं रोडों पे से है ना, नॉर्दर्न बाईपास और सदर्न बाईपास जो है। अब नॉर्दर्न बाईपास कहाँ से जाता है? वो कोई जाता है, कोई रोड से होता हुआ डिफेंस के बीच में से निकलता हुआ, और वो साइड सदर्न बाईपास जो है वो साइड के रोडों से होता हुआ पीछे से जाता है। मसला ये दोनों बेनजीर के टाइम पे ये भी शुरू है, मगर ये वक्त ठीक है कि ये लियारी एक्सप्रेस वे जब बन जाएगा तो सारी हैवी ट्रैफिक इसमें चली जाएगी, आपके शहरों के रोड बच जाएंगे। मगर ये ब्यूरोक्रेसी में ये किसी ने पता नहीं क्या किया कि इसको कह दिया कि स्ट्रक्चरली ये फिट नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ स्ट्रक्चरली ये फिट है, और मेहरबानी करके इसकी कोई इंक्वायरी करे और चेक करे। ठीक, अगर ये नजीब साहब बैठे हुए हैं, हाँ। ये इसके पीछे थोड़ी मेहनत कर ले, जी जी, कम अज कम कंफर्म तो कर लेना। अगर मेरी भूल होगी तो बात मुझे बता दें कि मेरे यहाँ सॉरी। नहीं, आपकी बात सही है। ये बात मेरे में भी है कि ये हेवी ट्रैफिक के लिए प्लान किया गया था, बाद में इसे कन्वर्ट कर दिया, कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और सराज साहब बहुत शुक्रिया सराज साहब कि आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, और नजीब साहब से यही बात होगी। हाँ, दोनों बातें जो सराज भाई ने फरमाई हैं कि एक तो ये था कि चैम्बर जो ज़ाहिर बात है टैक्स कंट्रीब्यूशन इदारा है, उनकी एक नुमाइंदगी होनी चाहिए, उनकी सिविल सोसाइटी की भी, और ओवरसाइट, क्योंकि मास्टर्स के ऊपर एक हेड मास्टर चाहिए 100%, ताकि एक टाइम शेड्यूल है, एक कॉस्ट है, थोड़ा सा डंडा चाहिए, ताकि परफॉर्मेंस हर आदमी अपने टोज पे रहे, अपने शेड्यूल को, अपनी जिम्मेदारी को मीट करे, बजाय इसके कि मैंने आपके कंधे पे जिम्मेदारी डाल दी, उसने उस पर डाल दी। तो ओवरसाइट कमेटीज जिसमें सिविल सोसाइटी को भी लें, क्योंकि जो बैठ के हम तबसरा कर रहे होते हैं तो वहीं पर उन चीजों को हम अटेंड करें। फेस वही कर रही होती है सिविल सोसाइटी, यानी वो पुलिस वाला सबसे अच्छा है जो चौक पे खड़ा हो जाए और सिग्नल को तोड़ने ना दे, या वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को से आगे गाड़ी, अच्छा वो जो जाके आगे अंधेरे में खड़ा हो जाता है कि सिग्नल तोड़ के जब आया तो वो फिर वहां पे रोकता है, वो अच्छा नहीं है। तो इस लिहाज से तो एक बात तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि इसमें ओवरसाइट की जरूरत है, और उन लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका दर्द है, उनको शामिल होना है। क्योंकि तो मेरा ख्याल है कि ये शामिल कराने की आप अच्छा अब देखिए, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट है फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट के दरमियान में। अच्छा, अब जब ये बंटवारा हुआ है कि कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे होगा, इसके अंदर जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह, जो खुद भी एक इंजीनियर हैं, उनकी सरबराही में जो एक कमेटी बनी है 10 यानी उनको मिला के 10 रुपये, तो उसमें 6 ऑफिसर्स ऑफ द सिंध गवर्नमेंट हैं, यानी जिसमें चीफ सेक्रेटरी आ गए, सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो चेयरमैन जो हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वो आ गए, एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, कमिश्नर कराची आ गए, इसी तरीके से 2 एक बल्दियात के और एक मास ट्रांजिट के सेक्रेटरीज आ गए। तो ये 6 लोग उसके मेंबर्स हैं, लेकिन दे आर दी ऑफिसर्स ऑफ द सिंध गवर्नमेंट। इसी तरीके से मरकज का जो नुमाइंदा है वो एक फेडरल गवर्नमेंट की जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के एक एडिशनल सेक्रेटरी को नॉमिनेट हुआ है मरकज से, कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, फिर एक रिप्रेजेंटेटिव एनडीएमए का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, और एक रिप्रेजेंटेटिव हेडक्वार्टर 5 कोर का, जो यहाँ पे इनकी कोर ऑफ इंजीनियर्स का जो भी ना। तो ये जो हैं ये एक प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है। मैं समझता हूँ कि सब अफसर हैं, सब अच्छे हैं, सबका मकसद एक है काम करने का। इसमें सिविल सोसाइटी और बिजनेसमैन को भी होना चाहिए। नहीं, इसमें अगर ना हो तो एक ओवरसाइट रिपोर्टिंग चीज जरूर होनी चाहिए, भले पीछे की कुर्सियों में बैठ जाएं, मैं भी बैठने को तैयार हूं, लेकिन इनको डायरेक्शन देने के लिए, इनसे आउटपुट लेने के लिए। यानी अगर मैंने रिपोर्ट दी आपको, आपने रिपोर्ट दी उनको, उन्होंने दी, क्योंकि महीने पे महीना गुजर रहा है। अब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 सितंबर को अनाउंस किया था, आज 12 है,
सवा महीना हो गया जी जी। सो ऑन ग्राउंड चीजों को जो कुछ भी आना नजर नहीं है आ रहा है वो मैं समझता हूं कि हमको एक दूसरे को धक्के मार के ग्राउंड के ऊपर डालना है कि और एनडीए जाके एनडीएमए वहां पर नालों की सफाई शुरू करे। अब अगर एनक्रोचमेंट जिसने भी करना है फौज से मदद लेनी है। बात यह है कि अब एनडीएमए की जगह पीडीएमए बन गई है और पीडीएमए के जो जलसे जुलूस शुरू हुए तो मुझे तो उम्मीद नहीं लगता कि ये काम अच्छा ये सारे कारोबार चलता रहेगा। देखिए ना ये कारोबार तो जब से मैंने होश संभाला या 60s के बाद 70s हम 67 के अंदर भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बना ली थी, उसके बाद ये सारे मेले ठेले ही हमने देखे। 67 में मैं 12 साल का था ना, मेले तो ठेले 18 में भी देखे होंगे ना? हाँ वो सारे देखे। हाँ। इसमें कोई शक नहीं, ये मेला ठेला चलता रहेगा। लेकिन जो ये करोड़ों लोग जिस तरीके से मुतासिर हैं और जो हालात हैं और हम आए बाएं शाएं कर रहे हैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद हम आपसे मजीद इस हिसाब से गुफ्तगू करेंगे। नाज़िर नजीब साहब से हम मजीद जो भी जो एक आपकी इजाजत से, क्योंकि इन्होंने जो लियारी एक्सप्रेसवे की सिराज भाई ने बात की है ये बिल्कुल सही है। इसकी टेक्निकल वेटिंग हो गई है और वेटिंग इंजीनियर ने इसको ओके दे दिया है। और अगर कहीं कहीं इसको रीइंफोर्स करना है, रिहेबिलिटेट करना है, वो करके और इस पे ट्रैफिक को चलाए जाना है जिस मकसद के लिए ये बनी थी। नाज़िर गुफ्तगू से जा रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़िर, प्रोग्राम दरअसल हम दोबारा हाजिर हैं और वक्फे में जाने से कब्ल जो है वो नजीब हारून साहब से हम बात गुफ्तगू कर रहे थे और मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से यही बातें हो रही थी कि इन सब चीज़ों को दुरुस्त करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब ये लॉन्च हो जाए, जैसे एक दफा ट्रेन चल पड़ी नहीं, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये वाटर का प्रोजेक्ट मरकज के पास आया है तो अब इसको ये वापडा के पास गया है तो वापडा इसको इवैल्यूएट कर रही है, करेगी। और ये चीजें मतलब अब मैं क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर का आदमी हूँ, मैंने जिंदगी में एक भी कभी सरकार का प्रोजेक्ट नहीं किया तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। लेकिन आप एक जो है वो सियासतदान भी हैं, एमएनए भी हैं, तो मेकर ये है कि जो अभी जो सियासी सूरत पैदा हो रही है इस सूरत में तो जो लग रहा है कि ये काम जो है प्रोलॉन्ग होता नजर आ रहा है मुझे। मेरे ख्याल में अगर बेरहम ना हो सियासतदान में, चाहे मैं हूँ या जो भी है, सिर्फ अपनी बेरहमी जरा सी कम कर लें, सियासत करें। जाहिर बात है कि हर एक को अपने लीडर को, लेकिन इनमें ये चीजें तो ऑनगोइंग है ना। ये इसमें कोई भी सियासतदान अपनी जेब से पैसा नहीं लगा रहा, ठीक है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, मरकज हो, मुल्क के कौम के वसाइल लग रहे हैं और कौम के लोगों के लिए कर रहे हैं और उन लोगों के लिए कराची के जिन्होंने वोट दिया और जो टैक्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वोट मांगने जाएंगे और जो टैक्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद सर एक बिजनेसमैन है मियां जाहिद हुसैन, आई थिंक सो के आप जानते होंगे, बिल्कुल बहुत ताजिर हैं और मेरा अपना जाती राय ये है कि बहुत ज्यादा मुआशी तज्जियाकार भी कहते हैं उनको ताजिरों के साथ साथ में, तो वो मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जी। नजीब हारून साहब मेंबर कौमी असेंबली में हमारा मौजूद हैं और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कराची के हवाले से गुफ्तगू तो माशाल्लाह सारे चैनल कर रहे हैं। मसला यही है कि कराची को ओन कोई नहीं कर रहा। कराची से पीटीआई ने माशाल्लाह बहुत सारी नशिस्तें जीती और एक हिस्टोरिक इसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री भी ली। उससे पहले एमक्यूएम थी तो वो, लेकिन ये कि कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा। और कराची में अगर आप इंडस्ट्रियल जोन को देखें तो नागुफ्ताबे हालत है, सड़कों में 2-2, 3-3 फीट पड़े हुए हैं, सीवरेज का पानी सड़कों में पड़ा हुआ है और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई इंतजाम नहीं है, साफ पानी नहीं अवेलेबल है सनतों के लिए और बाकी जो ट्रीटमेंट प्लांट का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो ये 4-5 इश्यूज हैं, जबकि कराची जो है वो तकरीबन को 2600 अरब रुपए साल का टैक्स देता है। बिल्कुल सही कह रहा है। अब 2600 रुपए अरब और इसका पोटेंशियल जो है वो 4000 अरब है। अगर यहाँ पे ये तमाम चीजें प्रोवाइड कर दी जाएं, जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीजें प्रोवाइड कर दी जाएं तो कराची से आप 4000 अरब रुपए का टैक्स ले सकते हैं। अब 1112 अरब रुपए का जो पैकेज अनाउंस हुआ है कराची के लिए 3 साल में, 3 से 4 साल का उसमें अरसा लगेगा, तो तकरीबन 300-250-300 अरब रुपए एक साल का उसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी। लेकिन वो कर चुके हैं क्योंकि अब वो अनाउंसमेंट हुए भी महीने से ऊपर हो गया, तो अब उसकी कोई अथॉरिटी वगैरह या उसका फॉर्मल सिस्टम जो है वो बने और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाए, लोगों को नजर आए, तो उसमें मैं समझता हूँ कि काफी इंप्रूवमेंट हो सकती है। क्योंकि कराची से आपको रेवेन्यू भी ज्यादा मिल सकता है, कराची से आपको रोजगार भी लोगों को ज्यादा मिल सकता है, कराची में जो सिविक लाइफ है वो बेहतर हो सकती है और लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है
वो बेहतर हो सकती है। और इस तरह से पीटीआई के लिए मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि ये अपनी सीटें फ्यूचर में इससे मजीद बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। ये जाहिद साहब थे और जाहिद साहब ने जो बातें की यकीनी तौर पर एक आम ताजिर, एक आम आवाम की गुफ्तगू है। नजीब भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये बता दीजिए, वफाक के हवाले से बात करते हैं, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है, बस का जो मनसूबा है, ये इतना प्रोलॉन्ग क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है? अब फाइनली इसकी जो बसों का ऑर्डर हो गया है, टेंडर हो के सारी चाइना से, जी ठीक है। पता है कि जो भी अच्छा, बसें कौन प्रोवाइड करेगा? सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट अच्छा, कर रही है। और अब इसमें बहुत ज़्यादा कोई रुकावट, क्योंकि आज से मेरे ख्याल में कम से कम 7-8 महीने पहले पूरे इस कॉरिडोर पे गवर्नर साहब के साथ हमने गाड़ी इसमें नुमाइश तक आए, नॉर्थ हैदराबाद से, वो थ्रू था। अब जो स्टेशन हैं, जो जहाँ पे यानी पैसेंजर उतरेंगे चढ़ेंगे, वहाँ पर कुछ जो नोक पलक उसकी सही होनी है, वो हो के और ये बसेस आके भाई, ये मेरे ख्याल में जो इसमें जो टोटल टाइम डिलीवरी का वो 3 महीने है। मुझे उम्मीद है कि यकीन ये नहीं उससे पैसे एलोकेट हो गए, वो सारी चीज़ होने के बाद और सारी जो भी उसके जो चैनल होते हैं ना उसके का, हमने तो प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ को देखा और ख़रीद लिया। सरकार के तो फिर मतलब है वो सारी जो चीज़ें लगा उसका नुमाइश से आगे वो फिर सारी जो दूसरी लाइंस हैं वो अब उसको ग्रीन लाइन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पूरा करेगी, बाकी जितनी लाइंस है मास ट्रांजिट की वो सिंध गवर्नमेंट के हिस्से में है। और मैं समझता हूँ उनकी भी पूरी मदद होनी चाहिए। जाती राय ये है कि जो सूरत हाल सिंध गवर्नमेंट की वही सूरत हाल वफाक की है। सिंध गवर्नमेंट ने औरंगी से लेकर और आपके बोर्ड ऑफिस तक जो है वो ईधी ऑरेंज लाइन का मंसूबा का गया जो अटैच करेगा ग्रीन बस से, वो भी नाम अनकम्प्लीट है, आपके भी अनकम्प्लीट है। इसके अलावा एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपने उसकी मेन सड़कें बना दी, साइड में जो सर्विस रोड्स हैं उनकी हशर जाकर देखें आप, उस रोड्स पे तो तवज्जो ही नहीं दी गई। जो साइड पे जितने भी सर्विस रोड हैं वो रोड वैसे के वैसे टूटे फूटे हैं, कितनी ज़्यादा परेशानी लोगों को होती है। चलो ठीक है, सर्विस जो है अपनी जगह है कि वो नहीं हो रही, लेकिन आप जो चीज़ें टूट फूट गई उसको तो दुरुस्त कर देखिए। मैं अर्ज करता हूँ बिलाल साहब कि ये जो 6 चीज़ें तय हुई उसमें से 3 जिसमें K4 का पानी कराची के दरवाजे तक पहुंचाना, वो तो पता नहीं कब पहुंचेगा। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करे हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लग रही। इसमें मेरे ख्याल में अगर 2.5-3 करोड़ कराची वाले सारे दुआ भी करें और मरकज का दुआ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये अब चूंकि ये मरकज के पास गया, मरकज में ज़ाहिर वापडा पानी की अथॉरिटी है, वो उनके पास, तो मैं इसको पीछा ले रहा हूँ, फॉलोअप कर रहा हूँ और अपनी कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं। आपका सीवरेज का S3, अच्छा वो सिंध गवर्नमेंट करेगी। अब जो नए जो असूल तय हुआ है, क्योंकि ताकि छीना झपटी ना हो, लाइन खिंच जाए कि ये आपका ताकि सारों को भी नापा जा सके कि अच्छा आप अगर सिंध गवर्नमेंट है, मैं फेडरल गवर्नमेंट हूँ, तो आपका परफॉर्मेंस भी और मेरा परफॉर्मेंस भी, बजाय इसके कि मैं कहता रहूँ जी आपने मेरे लिए रुकावट कर दी, आप कहें कि जी मैंने रुकावट कर दी, क्योंकि अब हमको सबको बिहेव करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें मैं आपसे अर्ज कर दूं कि पानी, उसके बाद सॉलिड ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज जो NDMA के जरिए होना है, ये मरकज ने जिम्मेदारी उठाई है। इंक्रोचमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने क्लियर करा के देना है, लेकिन उसके लिए भी पूरा पैकेज है। लोगों को टेम्पररी बसाना भी है, यानी खाली डंडे मार के नहीं उठाना, मतलब उनको मुतबादिल जगह देनी है, मुतबादिल जगह देने, हमें कुछ असूल कायम करने पड़ेंगे। पहली बात तो ये कि एनकरेजमेंट होना नहीं चाहिए। इसमें एनकरेजमेंट सिर्फ नालों पे नहीं, इसमें एनकरेजमेंट जो है मेरा ख्याल है कि अपना ये जो सर्कुलर रेलवे पे भी एनकरेजमेंट है। अच्छा, वो भी पूरा तीसरा जो प्रोजेक्ट में मास ट्रांजिट का, कराची सर्कुलर रेलवे और फ्रेट कॉरिडोर, ये भी मरकज के जिम्मे है, जो रेलवे की मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है और उसके साथ अब इंटरफेसिंग शुरू की है। इसलिए कि सीपैक में है ना, ये तो शामिल है। अगर वो सीपैक में इसको डाल लिया तो ये आसान हो जाएगा। थोड़ा चला गया जी मतलब यानी अगर ये सीपैक के थ्रू हुआ तो मेरा ये मेरा है कि आप अगर फोकल पर्सन हो, मुझे सिर्फ इतना बताइए, जो मरकज के तो होते हैं, जैसे मैंने आपके ये बताया कि अगर एक प्रोजेक्ट अगर ताखीर हो रही है तो उसके साथ जो रोड टूटी हुई है, ये साइड रोड टूटी हुई है, उसको तो बना दें ताकि लोग आने जाने में आसानी हो। अब ये जो साइड रोड्स की आप बात फरमा रहे हैं, ये अगेन ये पूरा का पूरा जो पैकेज है ये सिंध गवर्नमेंट के हिस्से में है, लेकिन
अभी जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर गुजरा और इस फाइनेंशियल ईयर में कराची के एमएनएस को 15-15 करोड़ रुपए मिले, उसमें से ये जितना जो पैच वर्क है, तारे को 15 करोड़ में कोई एक बड़ी सड़क तो नहीं बन सकती जो या छोटी सड़क। अच्छा, लेकिन कुछ सड़कें जैसे मैं इससे वाकिफ हूँ कि उस 15 करोड़ रुपए में प्रायोरिटाइज करके सखी हसन से लेकर जो आप जा रहे हैं सड़क ऑनवर्ड आप चले जाएं आपके केडी चुरंगी तक, जो आपने ग्रीन बस की, जो आपने उस पर अपने फ्लाईओवर्स बनाए, 3-4 फ्लाईओवर्स बनाए, फिर उसके बाद आपने रोड बना दी। साइड में जो रोड है आपकी सर्विस रोड है दोनों साइड की, वो दोनों टूटी हुई। अच्छा, अब उसमें उसको भी, क्योंकि इसमें जो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट था, ये जो ब्रिजेस वाला, इसमें कोई 2 अरब रुपए बचे, जो भी इनिशियल PC1 वगैरह से, उसको यूटिलाइज करके उन चीज़ों को सही करने का, जिसे कहने एंड टू एंड, वो यानी इट्स इन द पाइपलाइन में, और वो उसके बगैर ज़ाहिर बात है कि एग्जिट हो। इस रोड को बनाने की जिम्मेदारी कौन है? सूबाई हुकूमत की, गवर्नमेंट, वफाक की? ये सर्विस रोड की बात कर रहा हूं। ये सर्विस रोड फिलहाल वफाक के पास है। क्यों नहीं बना रही? गवर्नर साहब जो आते हैं आके वो इस्तीफा करके चले गए, फ्लाईओवर की रोड के इफ्तिताह करके चले गए, साइड की रोडें टूटी हुई हैं, आगे गटर जाम है। उसमें कुछ काम हुआ, और मेरा ख्याल के अंदर उसको उस पर ज्यादा तवज्जो देके जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पैसे बचे हैं ना, यानी मेन प्रोजेक्ट के अंदर, उसको यहाँ पर यूटिलाइज किया जा रहा है। बहुत सारे इलाके जो है वो गटरों के पानी से बिल्कुल ही गटर जोन बन चुके हैं, उसकी जानिब कोई तवज्जो है? वो भी पूरा प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक के थ्रू है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू है, और अब वो सिंध गवर्नमेंट ने के जिम्मे में आ गया है। यानी ये है कि एक चीज बीच में पड़ी हुई है ना, वो क्या कहते हैं, 2 मुल्लाओं में मुर्गी आराम हो, तो अब वो ये पता है कि भाई इस मुल्ला के पास क्या है और इस मुल्ला के पास। पानी भी की जिम्मेदारी K4 की वफाक ने ले ली, यानी पानी कराची के दरवाजे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आइंदा 3 सालों में ये जिम्मेदारी मरकज ने उठाई। या अभी कुछ भरोसा नहीं, मतलब इसको 3 साल के बजाय 3.25 साल, 2.5 साल, मतलब इसको आपसे बात क्योंकि इससे ज्यादा मेरी नजर के अंदर आज आपसे बात करने का मकसद ये है कि हमारी आवाज आप प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे। यही बिल्कुल है हमारा मकसद ये, बेशक, मतलब है हमारी प्राइम मिनिस्टर को इसका भरपूर एहसास भी है, मतलब एहसास की अंदर कोई कमी नहीं है, फिक्र में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जो जैसे एक हर्डल रेस होती है ना, एक तो ये होती है, तो सियासी रुकावटें हैं, उसको मैं इसको सियासी रुकावटें कहूंगा, इसको कोई वो वाली रुकावट नहीं कहूंगा कि जनाब पैसों की कमी है या कोई वसाइल की कमी है। अच्छा, वसाइल भी एलोकेट हो गए, आप समझ रहे ना, यानी एक होता है कि आपने ये पैसे मखसूस कर लिए। हमारा वक्त खत्म हो रहा है, पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? मैं तो तसल्ली दे दें थोड़ा सा। नहीं, मैं बिल्कुल से, मैं तो ये कहता हूँ कि सारे कराची वालों के लिए, क्योंकि मैं भी कराची में पैदा हुआ और कराची में ही मानना चाहता हूं कि हमारी ये ओनरशिप इस शहर की अगर हम लें, ओनरशिप लेनी है, और ये जो इस तरह से चैम्बर हो, ये हमने कहा कि सिविल सोसाइटी हो, इसको सबको, डंडा का लफ्ज गलत है, कोई छोटी सी यानी वैसी छड़ी कह लें को उठानी है, क्योंकि जैसे हम सिस्टम, हमारा सिस्टम इस चीज का आदी हो गया कि उसको हाँक के वहां पे लेके जाना है। खत्म हो गया, लेकिन बहरहाल मैं इतना समझता हूँ कि ओन करने का मकसद ये होता है कि जनाब अली कि आप अपनी मदद आपके तहत काम करें, यानी कि अगर थोड़ी बहुत अगर चीज खराब हो गई है तो वो आप खुद सही करा लें। देखिए, या सरकारी अफसर किसी को मुंह नहीं लगाता, कोई फौरन नहीं उठाता किसी का, तो काम कहां से लेगी आवाम? तो ये बड़ी तब्दीली है, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि सरकारी अफसर भी यानी कुछ न कुछ जब एक उनके तरीके का तब्दील नहीं, सर, मतलब अगर ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिसको घोड़सवारी आती है वो घोड़े पे सवारी कर लेगा, मैं और आप अगर घोड़े पे बैठे तो घोड़ा हमें लुढ़का देगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया नजीब हारून साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि नजीब हारून साहब से हम उगलवाना चाहते थे, लेकिन यह है कि नजीब साहब जो है बहुत ही सियासी, उन्होंने बयान दिए, बहुत सियासी बातें की, और यकीन हम ये समझते हैं कि जो हमारी अपनी जो भी मुश्किलात, जो भी मसाइल हैं इस कराची शहर की, वो प्राइम मिनिस्टर तक, वफाकी इदारों तक पहुँचाएंगे, ताकि मसाइल हल हो सकें, कम हो सकें, कम से कम अंदाज़ा तो हो कि काम तो शुरू हो। तो इसी तरह मैं इनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वफाक से कहें कि एज सुन एज पॉसिबल इस काम को करें, कि एनडीए में जो काम कर रही है अब एनडीए में की जगह पीडीए में बन गई है, तो ये पीडीए में काम को रुकवाए ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सियासी चपलिश में दोबारा काम रुक ना जाए।